प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेबी इन्वेस्टर्स के लिए नया एसेट क्लास लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन कर सकता है और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल हो सकता है। यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि ये सेबी की तरफ से अभी सिर्फ प्रपोजल आया है, फाइनल नॉर्म्स अभी नहीं आया है, वो आने में कुछ और महीने लग सकते हैं। बट हाँ, प्रपोजल क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी किसी को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेगा? तो सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आप 100, 500, 1000 रुपीज़ से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्विटी डायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे जो भी स्टॉक का प्राइस है उतना आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई स्टॉक आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, कोई 1000 मिलेगा और कोई 1 लाख का मिलेगा। तो जो भी स्टॉक प्राइस है उससे आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके पास 50 लाख या उससे ज़्यादा टिकट साइज़ का इन्वेस्टमेंट है तो पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। टिकट साइज़ बड़ा है लेकिन हाँ, काफ़ी लोग यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पीएमएस से भी बड़े टिकट साइज का अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप एआईएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ का। तो ये 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मोस्टली हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने जिन भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, तो उसमें स्टॉक्स तो देखिए आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, स्टॉक्स, डायरेक्ट इक्विटी। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक वॉइड है ना, अबाउट 10 लाख टू 50 लाख का एक जोन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भी लगता है, सेबी को भी लगता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। देखिए, पीएमएस और एआईएफ क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं जहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होता है, तो रिस्क यहाँ पे ऑफकोर्स उसके कारण कम होता है, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आपको कम रखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना 10 लाख टू 50 लाख का जो ये स्पेस है, वहाँ पे क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट लाया जा सकता है जहाँ की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ कर कर ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जाए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे ना जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, पीएमएस और एआईएफ में नहीं कर सकते हैं क्योंकि टिकट साइज़ बहुत बड़ा है। तो बीच के स्पेस के लिए वो अनरजिस्टर्ड, अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। तो हाँ, ऑफकोर्स उनका पैसा एट रिस्क है। तो इसी कमी को पूरा करना चाहता है सेबी, इसीलिए नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया एसेट क्लास आ रहा है मार्केट में। तो अब जान लेते हैं कि ये जो नया एसेट क्लास है वो क्या है। यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंटर्स बताने जा रहा हूँ। ऑल 5 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने और समझे। अगर आपने समझ लिया तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो नया प्रोडक्ट आने वाला है उसकी खासियत क्या होगी और कैसे ये काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड से अलग होगा। नंबर 1, आप लोग का हमेशा ये क्वेरी आता है ना, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स लाइक ईवी या फिर ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एआई, कि इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। और मोस्टली ज़्यादातर केसेस में उस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट है मोस्टली इस कमी को पूरा करने जा रहा है। लाइक स्मॉल केस, अगर आप लोग को पता है स्मॉल केस यही करता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता है कुछ पर्टिकुलर थीम्स पे, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। तो ये जो नया प्रोडक्ट आने वाला है मोस्टली इस कमी को भी पूरा कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। इसके अलावा सेकंड है डेरिवेटिव्स। देखिए, अभी म्यूचुअल फंड स्कीम का भी कुछ डेरिवेटिव में एक्सपोजर होता है, आप देखते होंगे, लेकिन अभी जो डेरिवेटिव लिया जाता है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो वो मोस्टली लिया जाता है हेजिंग के लिए और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए। वहाँ पे स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है, दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑफकोर्स, या फिर लॉस जो भी हो। लेकिन हाँ, अब ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव्स को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा और वहाँ पे सिर्फ हेजिंग या फिर रीबैलेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रॉफिट्स के लिए भी यूज़ करने का कोशिश किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी है यहाँ पे। तो नंबर 1 होगा लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी। लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं लॉन्ग, जब भी आप खरीदते हैं। लेकिन जब आप बेचेंगे तो उसे बोलते हैं शॉर्ट। तो लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी का मतलब क्या हुआ? फिलहाल अगर आप मार्केट कंडीशंस देखें लाइक पीएसयू स्टॉक्स, हाँ,
तो अभी तो मार्केट बुलिश है, वहाँ पे लग रहा है कि आने वाले कुछ और समय तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग स्ट्रैटेजी जाएंगे, मतलब आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे पीएसयू स्टॉक्स में। शॉर्ट क्या हो सकता है, देखिए आईटी कुछ समय से डाउन चल रहा है और नियर फ्यूचर में भी शायद थोड़ा और समय डाउन रहे। तो अगर किसी फंड मैनेजर का कॉल है कि नहीं आईटी सेक्टर कुछ और समय तक कभी डाउन चलेगा, शायद अच्छे रिटर्न्स ना आए, तो वहाँ पे वो शॉर्ट जाएगा, मतलब उसे बेचेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर को। तो ये होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जिस भी स्ट्रैटेजी पे आप, जिस भी सेक्टर या थीम पे आप ना बुलिश हैं कि वो ऊपर जाएगा, वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और जहाँ पे आप बेयरिश हैं कि नहीं ये नीचे जा सकता है कमिंग फ्यूचर में, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कॉल लेंगे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका एक पोर्शन लॉन्ग में जा सकता है, एक पोर्शन शॉर्ट में जा सकता है। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। सेकंड स्ट्रैटेजी इसमें होगा इन्वर्स ईटीएफ। अगेन ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप परचेस करते हैं ना, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आपका रिटर्न कम आएगा, सम केसेस में निगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। तो यहाँ पे है इन्वर्स ईटीएफ। ईटीएफ तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है वो होगा इन्वर्स ईटीएफ स्ट्रैटेजी, इसको आप बोले। इन्वर्स ईटीएफ क्या हुआ कि ये हो गया शॉर्ट। अगेन मैंने आपको लॉन्ग मतलब जब आप खरीदे और बेचे तो शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वर्स ईटीएफ में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा और जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी कब यूज़ किया जाएगा, जब फंड मैनेजर को लगेगा कि नहीं मार्केट गिरने वाला है, तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया जा सकता है। जब मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। उसी तरह से कोई पर्टिकुलर सेक्टर हुआ, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हुआ, वहाँ पे लग रहा है कि नहीं वो गिरने जा रहा है, तो आप शॉर्ट कॉल लेंगे। तो जब वो गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कॉल लिया कि वो गिरेगा बट वो गिरा नहीं ऊपर चला गया, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। इसके अलावा थर्ड स्ट्रैटेजी क्या हो गया, हाई क्रेडिट रिस्क। अभी जो भी मैंने डिस्कस किया सारा इक्विटी रिलेटेड था ना, तो डेट स्पेसिफिक भी होगा। तो डेट स्पेसिफिक है कि मतलब फिक्स्ड इनकम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी जैसे जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो आपको बोलता हूँ डेट में रिस्क नहीं लें, आप क्रेडिट रेटिंग चेक करें ना, AAA या AA+ रेटेड पेपर्स होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाएं, रिस्क बढ़ेगा, ये मैं बोलता हूँ। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि चाहते हैं कि आप लोअर क्रेडिट रेटेड पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करें, A+, A-, BBB। तो वहाँ पे रेटिंग बहुत कम है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ कि वो लोअर रेटेड ना पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न वो जनरेट करके देंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो मोस्टली ये इस तरह का प्रोडक्ट होगा। ऑफ कोर्स सेबी का फाइनल नॉर्म आने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला, बट हाँ इस तरह के डिटेल्स अभी तक अवेलेबल हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो भी आपने डिटेल्स सुनकर आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ एक तो टिकट साइज़ मिनिमम यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 लाख का होगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट शायद नहीं कर पाएँ। टिकट साइज़ मतलब 10 लाख भी कोई छोटा टिकट साइज़ नहीं होता है, बड़ा टिकट साइज़ है, और वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट में 10 लाख वो है। लेकिन हाँ वैसे इन्वेस्टर जिनके पास 10 लाख से ज़्यादा का पैसा है, या फिर वैसे इन्वेस्टर्स भी जो कि PMS या AIF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे 50 लाख है तो सिर्फ एक PMS में आपने इन्वेस्टमेंट किया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। 1 करोड़ है तो सिर्फ एक AIF में आपने इन्वेस्टमेंट किया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे जैसे कोई PMS में इन्वेस्टमेंट करा 50 लाख, तो PMS की जगह पे वो 2-3 इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर देगा ना, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, इस तरह से 2-3 में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। कोई AIF में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको छोड़कर यहाँ पे कुछ ना डाइवर्सिफाई कर सकता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मोस्टली ये जो कंपटीशन है वो PMS और AIF के साथ होगा, म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। और वैसे इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है, पैसा ज़्यादा है, उसी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मोस्टली इस तरह के प्रोडक्ट सूटेबल होंगे। देखिए अगर मेरे व्यूज़ पूछे जाएं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो मुझे तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, अननेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं मार्केट के आसपास या थोड़ा ज़्यादा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा आइडिया है, आप स्टॉक्स का फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। मतलब पर्सनली मैं यही करता हूँ। बट हाँ वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो सेबी का नॉर्म आ रहा है उसमें और क्या क्या डिटेल्स आते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं
ना जैसे स्मॉल केस में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसे पूरी तरह से सेबी रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये इन्वेस्टर्स को एक श्योरिटी होगा कि चलो कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा, गड़बड़ हुआ भी तो सेबी है जो कि ध्यान रखेगा हमारा इन्वेस्टर्स का। तो उस तरह से, और प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि SIP, STP, SW का फैसिलिटी भी मिलेगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और एक्सपेंस रेशियो या रिडम्पशन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, बट हाँ देखिए एक्सपेंस रेशियो अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कहाँ होता है? ETFs में, उससे ज़्यादा इंडेक्स फंड में, उससे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड्स में, उससे भी ज़्यादा सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में। क्योंकि फंड मैनेजर का काम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, ऑफकोर्स वो चार्ज थोड़ा ज़्यादा करेगा, काम बढ़ रहा है तो चार्ज ज़्यादा करेगा। ETF में या फिर इंडेक्स फंड में ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो उसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो यहाँ पे ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फंड मैनेजर को जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उसके आधार पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज होगा। बट हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड का जनरली एक्सपेंस रेशियो होता है उससे ज़्यादा होगा। रिडेम्पशंस में अगर आप देखें ना तो वहाँ पे एग्जिट लोड में भी ऑफकोर्स यहाँ पे चेंजेस आएंगे। अभी देखिए जनरली इक्विटी का क्या होता है, 1 ईयर होता है, बट आजकल तो बहुत सारे इक्विटी फंड्स मिल जाएंगे ना, 15 डेज, 0 डेज, 3 मंथ्स, बहुत तरीके के आ गए हैं एग्जिट लोड्स। बट यहाँ पे जिस तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं, बेसिस स्ट्रैटेजी, लगता है एग्जिट लोड शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 ईयर या फिर 2 ईयर, देखना होगा एग्जैक्टली, बट हाँ इस तरह का होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है, यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए वैसी म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि बिजनेस में एटलीस्ट 3 ईयर्स से है और लास्ट 3 ईयर्स से उनका एवरेज जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM है, वो 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस तरह की म्यूचुअल फंड कंपनी, और साथ ही उस म्यूचुअल फंड कंपनी पे किसी भी तरह का रेगुलेटरी एक्शन नहीं हुआ हो लास्ट 3 ईयर्स में, तो वहाँ पे वो म्यूचुअल फंड कंपनी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है। तो अगर कोई ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है ना, 3 ईयर्स या फिर 10,000 AUM का क्राइटेरिया, तो उसके लिए है कि आप एक ऐसे CIO को अपॉइंट करें, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर को, जिसका कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और साथ ही वो 5,000 करोड़ का एटलीस्ट एसेट मैनेज कर चुके हों पहले, कोई ऐसा फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। और साथ ही आपको एक ऐसा फंड मैनेजर भी रखना होगा CIO के अलावा, जिसका एटलीस्ट 7 ईयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो और एटलीस्ट 3,000 करोड़ का AUM वो पहले मैनेज कर चुके हों। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, प्रपोजल में ये सब कुछ मेंशन किया गया है। तो देखिए अभी तो टाइम लगेगा, प्रपोजल आया है, उसके बाद सभी लोग अपना स्टेक होल्डर्स जो भी हैं वो फीडबैक देंगे, उसके बाद फाइनली फीडबैक को स्टडी करने के बाद सेबी फाइनली अपना फाइनल नॉर्म लाएगा, और उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट हाँ, रफली मैंने आपको बता दिया कि प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या हो सकता है। तो नाउ फाइनल कमेंट्स। देखिए मैंने हमेशा बताया किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा या ख़राब के एंगल से नहीं देखें, आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसके अकॉर्डिंग टू वो प्रोडक्ट सुटेबल है कि नहीं। अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड सुटेबल है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, PMS सुटेबल है या फिर AIF सुटेबल है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरह से ये जो नया प्रोडक्ट आने वाला है, किसी को लगता है कि उसका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को चेक करने के बाद ये प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल है, जो भी स्ट्रैटेजीज है उनके लिए सुटेबल है, तो वो भी अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को वॉच करने के दौरान कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी मिलती है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।